नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं श्याम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का यह हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची आपबीती पर आधारित है, जिनका नाम है अर्जुन सिंह। तो चलिए अब इस डरावनी कहानी को अर्जुन सिंह जी की नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा और वीडियो को शेयर करें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं एक लॉन्ग रूट ट्रक ड्राइवर हूं और मेरी जिंदगी ज्यादातर सड़कों पर ही बीतती है। दिन में भीड़, शोर और लोग होते हैं, लेकिन रात मेरी असली दुनिया है, खामोश, लंबी और अंतहीन। जब पूरा शहर सो जाता है तब मेरा ट्रक जागता है। इंजन की लगातार गूंज, हेडलाइट की सीमित रोशनी और चारों तरफ फैला अंधेरा, यही मेरी दिनचर्या है। शुरू में अकेलापन भारी लगता था, लेकिन धीरे धीरे वही मेरी आदत बन गया। फिर भी कुछ रातें ऐसी होती हैं जब सन्नाटा कानों में चुभने लगता है, जैसे कोई अनकही बात बार बार मुझे याद दिला रही हो। थकान आंखों पर बोझ बन जाती है, पर रुकने का विकल्प मेरे पास कभी नहीं होता। सड़क चलती रहती है और मैं उसके साथ। रात की सड़कें मुझे डराती हैं, ये बात मैं खुद से भी छुपाने की कोशिश करता हूँ। अंधेरे में हर मोड़ एक सवाल बन जाता है और हर साया किसी अनजान मौजूदगी का एहसास कराता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से देख रहा हो, कोई ऐसा जो दिखता नहीं पर महसूस जरूर होता है। साइड मिरर में नजर डालता हूं तो अपना ही चेहरा अजनबी लगता है, जैसे मैं खुद से कुछ छुपा रहा हूं। हवा की सीटी कभी कभी फुसफुसाहट में बदल जाती है और दिल बेवजह तेज धड़कने लगता है। मैं खुद को समझाता हूं कि ये बस थकान है, लगातार ड्राइविंग का असर है, लेकिन सच ये है कि हर रात के साथ डर भी मेरे अंदर बैठता जा रहा था। फिर भी मैं भाग नहीं सकता था, क्योंकि सड़क ही मेरी रोजी रोटी थी। हाईवे नंबर 7 का नाम मैंने पहली बार यूं ही सुना था, लेकिन जब पहली बार उस पर चला तो समझ गया कि ये बाकी सड़कों जैसा नहीं है। यहाँ सन्नाटा अलग था, गाढ़ा, भारी और दबाने वाला। अंधेरा इतना गहरा कि हेडलाइट की रोशनी भी थकी हुई लगती थी। जैसे ही ट्रक उस सड़क पर चढ़ता, केबिन के अंदर की हवा बदल जाती, ठंडी और बोझिल। दिल में एक अजीब बेचैनी घर कर जाती, बिना किसी वजह के। मोबाइल का सिग्नल अक्सर गायब हो जाता और रेडियो में सिर्फ शोर बजता। मुझे हमेशा लगता कि ये सड़क मुझे देख रही है, मेरे हर पहिए की आवाज गिन रही है। कई ड्राइवर इस रास्ते से बचते थे, लेकिन मेरे रूट में यही सबसे छोटा रास्ता था और शायद सबसे खतरनाक भी। मेरा ट्रक मेरे लिए सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो मेरा साथी है। रातों में वही मेरी बात सुनता है, वही मेरे डर का गवाह बनता है। स्टीयरिंग पकड़ते ही मुझे लगता है जैसे मैं किसी जिंदा चीज को छू रहा हूं। इंजन की धड़कन मेरे दिल से मिल जाती है और गियर बदलते समय एक अजीब सुकून मिलता है। कई बार मैं उससे बातें करता हूं बिना ये सोचे कि कोई सुनेगा या नहीं, शायद इसलिए क्योंकि इंसानों से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। उस रात भी जब सब कुछ बदलने वाला था, मैं उसी से बातें कर रहा था, हाईवे नंबर 7 पर अकेला दौड़ता हुआ। अचानक रेडियो में कुछ बदला। कोई गाना नहीं, कोई चैनल नहीं, बस हल्की सी फुसफुसाहट। मैंने नॉब घुमाया, लेकिन आवाज वहीं रही। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आवाज साफ नहीं थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो या बहुत पास से। केबिन के अंदर ठंड और बढ़ गई और मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम सी गईं। मैंने खुद से कहा कि ये तकनीकी खराबी होगी, लेकिन आवाज में एक अजीब अपनापन था, जैसे वो मुझे जानती हो। एक पल के लिए लगा कि किसी ने मेरा नाम लिया, लेकिन शायद ये मेरा भ्रम था। फिर अचानक सब शांत हो गया और रेडियो फिर से शोर करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि साइड मिरर में कुछ दिखा। सड़क के किनारे हल्की रोशनी में किसी के खड़े होने का एहसास।
मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक चीखता हुआ रुका। बाहर उतरने की हिम्मत नहीं हुई, बस हेडलाइट आगे घुमाई। सड़क खाली थी, कोई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मिरर में वो एहसास अब भी था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से हटकर मुझे देखा हो। मेरी सांसें तेज थीं और हाथ कांप रहे थे। मैं जल्दी से ट्रक में वापस बैठा, दरवाजा लॉक किया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। उस पल मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। उस रात के बाकी सफर में मैं एक ही सवाल से जूझता रहा, क्या मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं या इस सड़क पर सच में कुछ गलत है। हर किलोमीटर के साथ डर गहराता गया और जवाब और धुंधले होते गए। हाईवे नंबर 7 मेरे सामने फैला था, अंतहीन और खामोश, जैसे मुझसे कुछ छुपा रहा हो। मुझे नहीं पता था कि ये बस शुरुआत है और जो मैंने देखा सुना है वो आने वाले डर का सिर्फ एक छोटा सा इशारा था। उस रात पहली बार सड़क ने मुझे वापस देखने पर मजबूर कर दिया। मीरा मेरी जिंदगी में उस वक्त आई थी जब मैं खुद को एक चलती हुई मशीन समझने लगा था। वही ढाबा था, वही रात और वही थकान से भरी आंखें जब पहली बार उसकी हंसी सुनी थी। वो हंसी जैसे शोर से भरी मेरी दुनिया में अचानक उतर आई शांति थी। चाय का कप पकड़े हुए वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मुझे बरसों से जानती हो। उसकी आवाज में एक अपनापन था जो सीधे दिल तक उतर जाता था। उस ढाबे की पीली रोशनी, पीछे बजता पुराना रेडियो और मीरा की आंखों की चमक, सब कुछ किसी याद की तरह नहीं बल्कि किसी वादे की तरह लगा था। उस रात के बाद सड़क पर चलते हुए भी मुझे पहली बार लगा कि कहीं कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मीरा के साथ बिताए पल मेरी जिंदगी के सबसे सुकून भरे पल थे। वो मेरी थकान को बिना बोले समझ लेती थी, मेरे डर को हल्की मुस्कान से शांत कर देती थी। जब मैं लंबी ड्राइव के बाद उससे मिलता तो ऐसा लगता जैसे शरीर का सारा बोझ उतर गया हो। उसके पास बैठकर मैं कुछ नहीं सोचता था, न सड़क, न रात, न अगली मंजिल। वो मेरे अकेलेपन को ऐसे भर देती थी जैसे वो हमेशा से वहीं रही हो। कई बार मैं उसे अपनी रातों के बारे में बताता और वो ध्यान से सुनती, बिना टोके। लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक ऐसा साया उतर आता जिसे मैं समझ नहीं पाता। तब भी मैं यही मानता रहा कि शायद वो बस मेरी चिंता करती है। हम ज्यादातर फोन पर ही बात करते थे। रात के अंधेरे में ट्रक चलाते हुए उसकी आवाज मेरे लिए रोशनी बन जाती थी। मैसेजेस में उसका ख्याल, उसकी हंसी और उसकी छोटी छोटी शिकायतें होती थीं। लेकिन हर बातचीत में एक बात हमेशा रहती, मेरे काम की चिंता। वो पूछती कि मैं कहाँ हूँ, किस रास्ते पर हूँ और कब रुकूंगा। जब भी मैं हाईवे का नाम लेता उसकी आवाज धीमी हो जाती। वो कहती कि रात को ज्यादा तेज मत चलाना और अगर थकान लगे तो रुक जाना। मुझे ये सब प्यार की फिक्र लगता था, लेकिन कहीं न कहीं ये बातें मेरे भीतर एक हल्की बेचैनी छोड़ जाती थीं। एक बार उसने मुझसे बहुत धीमी आवाज में कहा था कि अगर किसी रात मुझे कुछ अजीब लगे तो आगे मत बढ़ना। उस पल मैं हंस दिया था, उसे डरपोक कहकर बात टाल दी थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गई। उसकी उस चुप्पी में कुछ ऐसा था जो मुझे देर तक सोचने पर मजबूर करता रहा। बाद में मैंने खुद को समझाया कि वो बस मेरी सुरक्षा को लेकर ज्यादा सोचती है। फिर भी उसके शब्द मेरे दिमाग में कहीं अटक गए थे, जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे से आती हल्की दस्तक। मैं उन्हें नजरअंदाज करता रहा क्योंकि सड़क पर चलते हुए सवालों के लिए जगह नहीं होती। हाईवे नंबर 7 का नाम लेते ही मीरा का बदल जाना मैंने पहली बार उसी रात महसूस किया। फोन के उस पार अचानक सन्नाटा छा गया था। मैंने उसका नाम लिया, लेकिन उसने जवाब देने में देर की। फिर उसने बस इतना कहा कि उस रास्ते से बचा करूं। उसके शब्दों में डर साफ था, ऐसा डर जो सीखा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। मैंने वजह पूछी, लेकिन उसने बात बदल दी। उस रात पहली बार मुझे लगा कि मीरा मुझसे कुछ छुपा रही है, या शायद वो कुछ ऐसा जानती है जिसे बताने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसी रात जब मैंने आंखें बंद की तो सपना नहीं आया, एक दृश्य आया। मैं हाईवे पर था, वही अंधेरा, वही सड़क, और सामने मीरा खड़ी थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसकी आंखें मुझे देख रही थीं, सीधी, बिना पलक झपकाए। मैंने ब्रेक लगाना चाहा पूरी ताकत से, लेकिन पैडल जैसे गायब हो गया हो।
ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और उसकी चीख मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। तभी मेरी आंख खुली और मैं पसीने से भीगा हुआ था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी टूट जाएगा। सुबह होते होते मैंने खुद को समझा लिया कि ये बस एक बुरा सपना था, लेकिन मीरा की आवाज, उसका डर और वो खून से सना चेहरा, सब कुछ मेरे साथ सड़क पर लौट आया। ट्रक चलाते हुए बार बार वही दृश्य आंखों के सामने आ जाता। मैंने मीरा को फोन किया। उसकी आवाज सुनते ही थोड़ा सुकून मिला, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ मेरी जिंदगी की रोशनी नहीं है, बल्कि शायद वो उस अंधेरे से भी जुड़ी है जिसे मैं अब तक अनदेखा करता आया था। अगली ट्रिप में मैं फिर उसी रास्ते पर था, हाईवे नंबर 7 पर, लेकिन इस बार सब कुछ अलग लग रहा था। रात सामान्य से ज्यादा काली थी, जैसे अंधेरे ने सड़क को निगल लिया हो। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी आवाज थी, मानो वो मेरे कानों के पास आकर कुछ कह रही हो। ट्रक के केबिन के अंदर भी सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक दबा हुआ बोझ था जो मेरी छाती पर बैठा जा रहा था। हर किलोमीटर के साथ मुझे लग रहा था कि मैं किसी ऐसी जगह की तरफ बढ़ रहा हूं जहां मुझे नहीं जाना चाहिए। फिर भी मेरे हाथ स्टीयरिंग से हट नहीं रहे थे और पैर एक्सीलरेटर से। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क मुझे खींच रही हो और मैं चाहकर भी मना नहीं कर पा रहा था। अचानक हेडलाइट की रोशनी में कुछ उभरा। एक पल के लिए साफ दिखा, फिर धुंधला हो गया। मैंने बिना सोचे जोर से ब्रेक दबा दिया। टायरों की चीख रात को चीरती हुई निकली और ट्रक झटके से रुका। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में उसकी आवाज गूंजने लगी। मैंने सामने देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जो मैंने देखा था वो इतना असली लगा कि उसे झुठलाना मुश्किल था। मेरे हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना ठंडा पड़ चुका था। मैं खुद से बार बार कह रहा था कि ये बस भ्रम है, लेकिन आंखें बार बार उसी खाली सड़क को ढूंढ रही थीं। मैं अभी सांसें संभाल ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, ट्रक के पीछे, जैसे कोई चल रहा हो। वो आवाज सामान्य कदमों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी भारी चीज के घिसटने जैसी थी। फिर अचानक एक और आवाज, लोहे पर नाखून घसीटने की, धीमी लेकिन दिल को चीर देने वाली। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं सीट से चिपक गया। हिलने की हिम्मत नहीं हुई। शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। हर सेकंड लंबा होता जा रहा था और वो आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे कोई जानबूझकर मुझे डराने के लिए ट्रक के चारों ओर घूम रहा हो। काफी देर बाद न जाने कहां से हिम्मत जुटाकर मैं ट्रक से नीचे उतरा। पैर जमीन पर रखते ही ठंडी हवा ने शरीर को जकड़ लिया। मैंने टॉर्च जलाई और पीछे की तरफ बढ़ा। वहां कुछ नहीं था, बस सड़क पर मेरे टायरों के ताजा निशान। लेकिन उनके पास कुछ और भी था, गीले पैरों के निशान, छोटे, पतले, जैसे किसी औरत के हों। वो निशान सड़क के बीच से शुरू होकर मेरे ट्रक के पीछे तक आते थे और वहीं अचानक खत्म हो जाते थे। मैंने चारों तरफ देखा। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जो डर मैं महसूस कर रहा हूं वो कल्पना नहीं है। मैं जल्दी से वापस केबिन में बैठा और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई गाना नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक ही आवाज बार बार, तुम रुके क्यों नहीं। वो आवाज न ऊंची थी न बहुत धीमी, लेकिन उसमें ऐसा सवाल था जो सीधे मेरे भीतर उतर गया। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। फिर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, घटाया, कुछ नहीं बदला। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज रेडियो से नहीं, मेरे सिर के अंदर से आ रही हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और आंखें भर आईं। मैं ट्रक चलाने लगा, लेकिन अब सड़क पहले जैसी नहीं लग रही थी। हर पेड़, हर मोड़ मुझे देखता हुआ महसूस हो रहा था। वो आवाज कभी कभी रुक जाती, फिर अचानक वापस आ जाती। तुम रुके क्यों नहीं। हर बार सुनकर दिल और भारी हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसके लिए ये सवाल है और क्यों। दिमाग में मीरा का चेहरा घूमने लगा और उसके शब्द, अगर कुछ अजीब लगे तो आगे मत बढ़ना। पहली बार मुझे लगा कि शायद वो अजीब इसी के बारे में जानती थी। शायद वो डर जो मैं अब महसूस कर रहा था नया नहीं था,
कुछ किलोमीटर आगे जाकर मैंने ट्रक एकदम रोक दिया। हाथ स्टीयरिंग पर रखे रखे कांप रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और खुद से सच कहा, ये थकान नहीं है, ये डर भी सामान्य नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो इस सड़क से जुड़ा है और शायद मुझसे भी। उस रात हाईवे नंबर 7 ने मुझे पहली बार साफ बता दिया कि जो मैं देख रहा हूं वो सपना नहीं है, और जो शुरू हुआ है वो यूं ही खत्म नहीं होने वाला। डर अभी मेरे भीतर धड़क ही रहा था कि सामने एक पुराना सा ढाबा दिखा। पीली रोशनी, जंग लगा टिन का शेड और सड़क के किनारे खड़ा एक अकेला बोर्ड जिस पर नाम आधा मिट चुका था। न जाने क्यों उस जगह को देखकर लगा कि यहीं रुकना चाहिए। ट्रक रोकते ही अजीब सुकून और अजीब बेचैनी साथ साथ महसूस हुई। हैरानी की बात यह थी कि ढाबा खुला हुआ था, चूल्हे पर चाय उबल रही थी, लेकिन आसपास कोई और गाड़ी नहीं थी। इतनी रात में इस सुनसान हाईवे पर भीड़ न होना असामान्य नहीं था, लेकिन यहाँ खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी थी, जैसे इस ढाबे ने शोर करना बहुत पहले छोड़ दिया हो और अब सिर्फ इंतजार करता हो। अंदर घुसते ही मेरी नजर काउंटर के पीछे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसकी आंखें छोटी थीं, लेकिन नजर बहुत गहरी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजनबी नहीं बल्कि कोई भूला हुआ चेहरा हूं। उस नजर में सवाल नहीं थे, पहचान थी। मैं बैठ गया बिना कुछ कहे। उसने चाय रख दी बिना पूछे। यही बात मुझे अजीब लगी। जब मैंने कप उठाया तो महसूस हुआ कि मेरे हाथ अब भी कांप रहे हैं। बूढ़े ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें गर्मजोशी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो मुस्कान किसी पुराने दुख की आदत बन चुकी हो। ढाबे के अंदर दीवारें भी जैसे बातें सुन रही थीं और बाहर अंधेरा और गाढ़ा हो गया था। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने खुद ही बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी थी लेकिन साफ। उसने हाईवे नंबर 7 का नाम लिया और मेरे दिल की धड़कन अपने आप तेज हो गई। वो बोला कि सालों पहले इसी सड़क पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक, तेज रफ्तार और एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई थी और ट्रक ड्राइवर कभी नहीं मिला। उसकी आवाज में कोई सनसनी नहीं थी, बस थकी हुई सच्चाई थी। उसने बताया कि पुलिस आई, केस चला, फिर धीरे धीरे सब भूल गए, लेकिन सड़क नहीं भूली। जब वो ये कह रहा था तब मुझे लग रहा था कि वो कहानी नहीं सुना रहा बल्कि किसी जख्म को छू रहा है। जैसे जैसे वो बोलता गया मेरी बेचैनी बढ़ती गई। उसकी हर लाइन मुझे कहीं अंदर से छू रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कहानी मेरी अपनी यादों से टकरा रही हो, जिन्हें मैं अब तक नजरअंदाज करता आया था। मैंने चाय का घूंट लिया, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरी। ढाबे की रोशनी अचानक कम लगने लगी और बाहर से आती हवा में फिर वही सरसराहट थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सब संयोग नहीं है। इस ढाबे पर रुकना, इस आदमी से मिलना और ये कहानी सुनना सब किसी तय रास्ते का हिस्सा है। मैं उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें मुझे छोड़ नहीं रही थीं। फिर उसने अचानक मेरी तरफ झुककर पूछा, आज भी वही ट्रक चलाते हो? उसके शब्द सीधे मेरे सीने में लगे। मैं सन्न रह गया। मैंने अपना नाम नहीं बताया था, न ट्रक नंबर, न कोई और जानकारी। फिर वो ये कैसे जानता था? मेरे दिमाग में एक साथ कई सवाल उठे, लेकिन मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। वो मुझे ध्यान से देखता रहा, जैसे मेरे जवाब का इंतजार नहीं कर रहा हो, बल्कि मेरी प्रतिक्रिया का। उस पल मुझे लगा कि अगर मैं यहां ज्यादा देर रुका तो शायद कुछ ऐसा सुन लूंगा जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैंने जल्दी से पैसे काउंटर पर रखे और बाहर की तरफ बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कदम भारी लग रहे थे। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, बूढ़े की आवाज फिर गूंजी। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा कि कुछ गलतियां सड़क पर नहीं होती, आत्मा पर लगती है। उसके शब्दों में कोई धमकी नहीं थी, बस एक कड़वी सच्चाई थी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वो आदमी अब चाय के बर्तन साफ करने में लगा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने मुझे झकझोर दिया और ढाबे की रोशनी पीछे छूट गई। ट्रक में बैठते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहां कुछ छोड़ आया हूं या शायद कुछ साथ ले आया हूं। इंजन स्टार्ट करते ही हाईवे नंबर 7 फिर सामने फैल गया, पहले से ज्यादा सुनसान। बूढ़े आदमी के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे और वो अधूरी कहानी अब मेरे साथ चल रही थी।
मुझे समझ आ गया था कि ये सड़क सिर्फ रास्ता नहीं है, ये यादों और गलतियों का बोझ ढोती है, और शायद अब वो बोझ मुझ पर डाल दिया गया था। अगली सुबह मैं अभी ट्रक स्टार्ट ही कर रहा था कि पुलिस की जीप सामने आकर रुकी। नीली बत्ती की हल्की चमक सुबह की धुंध में अजीब लग रही थी। एक आदमी उतरा, मध्यम कद, सधी हुई चाल और आंखों में अजीब सी गंभीरता। उसने अपना नाम इंस्पेक्टर राघव बताया। उसकी आवाज में न सख्ती थी न नरमी, बस एक अजीब ठहराव था। उसने मुझसे सामान्य सवाल पूछने शुरू किए, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन उसकी नजरें मेरे जवाबों से ज्यादा मेरे चेहरे पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे शब्दों के पीछे छुपी किसी और बात को सुनने की कोशिश कर रहा हो। मुझे अचानक बिना वजह अपराधी जैसा महसूस होने लगा, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था। उसके सवाल धीरे धीरे बदलने लगे। अब वो मेरे रूट, मेरी आदतों और मेरी रातों के बारे में पूछ रहा था। मुझे हैरानी हुई कि वो कैसे जानता था कि मैं ज्यादातर रात में ड्राइव करता हूँ। उसने ऐसे सवाल किए जैसे वो मेरी जिंदगी की हर परत से वाकिफ हो। मैं जवाब देता रहा, लेकिन हर जवाब के साथ दिल और भारी होता गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदल रहा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे मेरे भीतर झांक रही थीं। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई आईना है जो मुझे वो दिखा रहा है जिसे मैं खुद से छुपा रहा हूं। फिर उसने अपनी जीप से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने उसे मेरे सामने खोला और एक तारीख पर उंगली रख दी। वही तारीख जो मेरे दिमाग में कहीं अटकी हुई थी, लेकिन साफ याद नहीं आ रही थी। जगह का नाम पढ़ते ही मेरी सांस अटक गई। हाईवे नंबर 7। उसने बताया कि ये उसी एक्सीडेंट की फाइल है जिसके बारे में अब तक कोई जवाब नहीं मिला। मेरी आंखें उन शब्दों पर टिकी रहीं, लेकिन दिमाग जैसे सुन्न हो गया। मैंने खुद से कहा कि मैं वहां नहीं था, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच ये था कि उस रात की याद मेरे दिमाग में धुंध की तरह फैली हुई थी। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा कि सच हमेशा यादों में नहीं होता, कभी कभी सपनों में होता है। उसके ये शब्द मेरे अंदर कहीं गहरे उतर गए। मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझे चेतावनी दे रहा है या कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ देर और खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे चला गया। उसकी जीप के जाते ही सड़क फिर से खामोश हो गई, लेकिन मेरे भीतर कुछ टूट चुका था। मैंने ट्रक चलाया, लेकिन ध्यान सड़क पर नहीं था। बार बार वही फाइल, वही तारीख और वही जगह दिमाग में घूम रही थी। उस रात नींद आसानी से नहीं आई। जब आई भी तो चैन लेकर नहीं आई। मैंने खुद को फिर उसी सड़क पर पाया, अंधेरे में डूबा हुआ। सामने एक लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा धुंधला नहीं था। वो मीरा जैसी दिख रही थी। वही आंखें, वही चेहरा, लेकिन उनकी गहराई में कुछ टूटा हुआ था। वो मुझे देख रही थी, बिना कुछ कहे। मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। हवा में एक अजीब ठंडक थी और पीछे से ट्रक के इंजन की आवाज आ रही थी, जैसे वो अपने आप चल रहा हो। मैं हड़बड़ाकर जाग गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा सीना फट जाएगा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मीरा का चेहरा अब भी आंखों के सामने तैर रहा था। पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था और सांसें बिखरी हुई थीं। मैंने पहली बार उस सवाल को पूरी तरह महसूस किया जिससे अब तक भागता रहा था। अगर वो लड़की मीरा थी और अगर वो सड़क वही थी, तो फिर उस रात ट्रक कौन चला रहा था? ये ख्याल मेरे दिमाग में झर की तरह फैलने लगा। मैं देर तक बैठा रहा, अंधेरे में। बाहर कहीं दूर कोई ट्रक गुजरा, उसकी आवाज मेरे भीतर तक गूंज गई। पहली बार मुझे अपने ही हाथों से डर लगा। पहली बार ये शक पनपा कि शायद मैं सिर्फ गवाह नहीं हूं, शायद मैं कहानी का हिस्सा हूं। इंस्पेक्टर राघव की आंखें, बूढ़े ढाबे वाले की चेतावनी और मीरा का सपना, सब एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरा डर बाहर नहीं है, वो मेरे भीतर है। और अब वो सवाल बन चुका है, अगर मैं ही वो ड्राइवर हुआ तो? इंस्पेक्टर राघव के सवाल मेरे दिमाग में ऐसे गूंजते रहते थे जैसे कोई बंद कमरे में बार बार हथौड़ा मार रहा हो। जितना मैं उन्हें भूलने की कोशिश करता, उतना ही उनका शोर बढ़ता जाता। मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मेरी यादें पूरी नहीं हैं। कुछ हिस्से ऐसे थे जहां सोच अचानक रुक जाती थी, जैसे किसी ने जानबूझकर फिल्म की रील काट दी हो।
मैं बहुत कोशिश करता कि उस रात को साफ साफ याद कर सकूं, लेकिन हर बार दिमाग वहीं अटक जाता। ऐसा लगता जैसे मेरी स्मृति मेरे खिलाफ हो गई हो। कभी कभी तो मुझे ये भी समझ नहीं आता कि जो मुझे याद है वो सच है या मैंने खुद को झूठ याद करने की आदत डाल ली है। मैंने अपने पुराने ड्राइविंग लॉग्स निकाले, मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड देखे और अपनी डायरी के पन्ने पलटने लगा। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे तारीखें पीछे जाती गईं, खालीपन दिखने लगा। कई दिनों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, न कॉल, न मैसेज, न डायरी में एक शब्द, जैसे उन दिनों मेरा वजूद ही नहीं था। मैंने खुद से पूछा कि मैं उन रातों में कहाँ था, क्या कर रहा था, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। मोबाइल की बैटरी हिस्ट्री तक में कुछ घंटे ऐसे थे जिनका कोई हिसाब नहीं था। उस खालीपन ने मुझे ज्यादा डरा दिया, क्योंकि अब यह साफ होने लगा था कि कुछ सिर्फ भूल नहीं रहा था, बल्कि छुपा हुआ था। रातें अब आराम नहीं देती थीं, नींद आती भी थी तो डर लेकर। सपने अब सपने जैसे नहीं लगते थे, बल्कि दोबारा जी गई घटनाओं जैसे थे। हर बार वही सड़क, वही बारिश और ट्रक की तेज रफ्तार। पानी की बूंदें शीशे पर पड़ती और हेडलाइट की रोशनी में टूट जाती। फिर अचानक एक चीख, मीरा की चीख, इतनी तेज और दर्द भरी कि मेरी सांस अटक जाती। मैं सपने में ब्रेक लगाना चाहता, चिल्लाना चाहता, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। नींद टूटते ही दिल जोर जोर से धड़कता और ऐसा लगता जैसे वो चीख अब भी कमरे में गूंज रही हो। डर की बात यह थी कि अब वो दृश्य सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रहे। कई बार जागते हुए भी वही सड़क आंखों के सामने आ जाती। ट्रक चलाते वक्त अचानक ऐसा लगता जैसे बारिश शुरू हो गई हो, जबकि आसमान साफ होता। कभी कभी शीशे में मुझे अपनी ही परछाई अजीब लगती, जैसे वो मेरे साथ नहीं चल रही हो। एक पल के लिए लगता कि मैं फिर उसी रात में लौट आया हूं। तब मुझे यकीन होने लगा कि ये कल्पना नहीं, बल्कि यादों के टूटे हुए टुकड़े हैं जो जबरदस्ती बाहर आ रहे हैं। जितना मैं उन्हें दबाता, उतना ही वो मजबूत होते जाते। ट्रक के अंदर अब अकेलापन नहीं था। कई बार ड्राइव करते हुए मुझे पीछे की सीट से किसी के होने का एहसास होता, जैसे कोई बहुत पास बैठा हो और उसकी सांसें मेरी गर्दन के पास महसूस हो रही हों। मैं शीशे में देखता, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। फिर भी वो एहसास जाता नहीं था। कभी कभी सीट हल्की सी दबती हुई लगती, जैसे किसी ने वजन डाला हो। मैं रेडियो चला देता, खिड़की खोल देता, लेकिन वो मौजूदगी बनी रहती। ऐसा लगता जैसे ट्रक अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, जैसे किसी और ने भी उसमें जगह बना ली हो। धीरे धीरे मैं खुद से बातें करने लगा, पहले तो बस मन में, फिर आवाज में। मैं सवाल करता और कई बार जवाब भी सुनाई देता। वो आवाज मेरी ही थी, लेकिन लहजा अलग था, ठंडा और सख्त। वो मुझसे वही सवाल पूछती जिनसे मैं भागता रहा था। कई बार मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं, लेकिन अंदर कहीं ये डर भी था कि अगर ये पागलपन नहीं हुआ तो, अगर ये सच है तो। हर जवाब के बाद मेरे भीतर कुछ और टूट जाता। मैं खुद पर भरोसा खोने लगा था, और यही सबसे खतरनाक बात थी। एक रात ट्रक रोककर मैं देर तक स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहा। बाहर अंधेरा था, लेकिन असली अंधेरा मेरे भीतर था। उसी पल मैंने पहली बार खुद से सच कहा, डर सड़क से नहीं आ रहा है, न हाईवे नंबर 7 से, न रात से। डर मेरे भीतर से उठ रहा है, मेरी यादों से, मेरी खामोशी से। जो कुछ भी हुआ था वो बाहर नहीं, मेरे अंदर दबा हुआ था, और जब तक मैं उससे भागता रहूंगा वो मुझे इसी तरह घेरता रहेगा। उस स्वीकार के साथ ही मुझे समझ आ गया कि ये कहानी अब मेरे काबू में नहीं रही। मीरा से मेरी मुलाकातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। कभी वो मुझे देखते ही मुस्कुरा देती, मेरी थकान को छू भर से उतार देती, और कभी उसी चेहरे पर ऐसी उदासी आ जाती जैसे वो बहुत दूर कहीं खो गई हो। कुछ पल वो बेहद अपनेपन से बात करती, और अगले ही पल उसकी आवाज में ठंडक उतर आती। मैं उससे पूछता कि क्या हुआ, लेकिन वो बस कह देती कि सब ठीक है। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक कम और कोई अनकहा बोझ ज्यादा दिखने लगा था। कई बार मुझे ऐसा लगता कि वो मेरे सामने है, लेकिन पूरी तरह मौजूद नहीं है, जैसे उसका शरीर यहाँ है और मन कहीं और अटका हुआ है। एक दिन उसने मुझसे अचानक पूछा कि उस रात मैं कितनी रफ्तार से ट्रक चला रहा था। सवाल सुनते ही मैं सन्न रह गया। ये बात मैंने उसे कभी नहीं बताई थी। मैंने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन वो चुपचाप मुझे देखती रही। फिर उसने और भी सवाल किए,
बारिश कितनी तेज थी, सड़क पर लाइट कैसी थी, हर सवाल मेरे भीतर कुछ खुरचता चला गया। मैंने उससे पूछा कि वो ये सब क्यों पूछ रही है, तो उसने बस इतना कहा कि उसे सब याद है। उसकी ये बात मेरे दिल में कहीं गहरी उतर गई, क्योंकि मुझे खुद सब याद नहीं था। धीरे धीरे मैंने एक और अजीब बात नोटिस करनी शुरू की। जब मीरा मेरे साथ होती तो कुछ लोग उससे नजरें नहीं मिलाते। पहले लगा कि वो अनजान है, लेकिन फिर समझ आया कि वो उसे देख ही नहीं रहे थे। ढाबे पर बैठकर जब मैंने चाय के लिए कहा तो लड़का सिर्फ मेरी तरफ देख रहा था। मीरा ने जब ऑर्डर दिया तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने उसे टोका तो वो हैरानी से मुझे देखने लगा, जैसे मैं किसी से नहीं, हवा से बात कर रहा हूं। उस पल मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मीरा पास बैठी थी, लेकिन दुनिया के लिए शायद नहीं। उसके साए ने मुझे सबसे ज्यादा डराया। कई बार शाम के वक्त जब हम साथ चलते तो उसकी परछाई उसकी चाल के साथ नहीं चलती थी। वो कभी रुक जाती, कभी आगे बढ़ जाती। एक बार तो साफ देखा कि उसका साया सड़क के दूसरी तरफ मुड़ गया, जबकि मीरा मेरे साथ खड़ी थी। मैंने आंखें झपकाईं, लेकिन जो देखा था वो मिटा नहीं। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद मैं उसकी परछाई देखने से डरने लगा। अंधेरे में वो साया अब मुझे ज्यादा साफ दिखने लगा था। एक शाम उसने बहुत शांत आवाज में मुझसे कहा कि मैं सच जानता हूं, बस मानना नहीं चाहता। उसके शब्दों में आरोप नहीं था, बल्कि थकान थी। मैंने गुस्से में पूछा कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बस मेरी तरफ देखती रही, जैसे मेरे भीतर कुछ ढूंढ रही हो। उस नजर में प्यार भी था और दर्द भी। उस पल मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन शायद कह नहीं पा रही, या शायद मैं सुनने को तैयार नहीं था। एक रात उसने कहा कि वो उसी सड़क पर मेरा इंतजार कर रही थी। वही सड़क, वही रात। उसने ये ऐसे कहा जैसे कोई रोज की बात हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उससे पूछा कब, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस इंतजार की थकान थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो किस इंतजार की बात कर रही है। मैंने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ठंडी हवा को छू रहा हूं। उस रात के बाद मैं खुद से एक सवाल पूछने लगा, जिससे अब तक भागता रहा था। क्या मीरा जिंदा है? उसके सामने होने के बावजूद ये सवाल मेरे भीतर झर की तरह फैल गया। उसकी बदलती परछाई, उसके सवाल और लोगों की अनदेखी सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। मुझे एहसास होने लगा कि जिसे मैं पकड़कर चल रहा हूं, शायद वो अब इस दुनिया की नहीं है, और अगर ऐसा है तो वो मुझसे क्यों जुड़ी हुई है? उस सवाल के साथ ही मेरे भीतर का डर एक नए रूप में जाग उठा। वो रात अब मुझे सपने की तरह नहीं, सच्चाई की तरह दिखने लगी थी। यादें पहले धुंधली थीं, लेकिन अब जैसे किसी ने परतें हटानी शुरू कर दी हों। मीरा के साथ हुआ झगड़ा साफ दिखने लगा। उसकी आवाज में नाराजगी, मेरे शब्दों में जहर। शराब की गंध के साथ गुस्सा भी बह रहा था। ट्रक तेज था, बहुत तेज, और मेरे हाथ कांपते हुए भी स्टीयरिंग को कसकर पकड़े थे। सड़क सामने से नहीं, भीतर से भागती हुई लग रही थी। उस रात की हवा ठंडी नहीं थी, चुभती हुई थी। मुझे याद है मैं खुद पर काबू खो रहा था, और वही पल था जब सब बदल गया। मुझे अब याद आता है कि मैं हाईवे नंबर 7 पर ही था। वही सन्नाटा, वही अंधेरा, और वही लंबा मोड़ जहां रोशनी अचानक कम हो जाती है। मीरा बार बार कह रही थी कि गाड़ी धीमी करो, लेकिन मेरे कान बंद थे। गुस्सा मेरे सिर में हथौड़े की तरह बज रहा था। फिर एक झटका, मीरा ने दरवाजा खोला। वो सड़क पर उतर गई थी, या शायद मैंने उसे उतरने को मजबूर किया था। ये फर्क अब भी मुझे डरा देता है। उस पल की तस्वीर आधी है, जैसे कैमरा हिल गया हो। बस इतना याद है कि सड़क पर उसका साया था और मेरे भीतर कुछ टूट गया था। फिर वो आवाज आई, ब्रेक की, बहुत तेज, बहुत देर तक। टायरों की चीख रात को फाड़ रही थी। उसके बाद एक जोरदार टक्कर, ऐसी कि समय रुक गया हो। हेडलाइट की रोशनी कांपती हुई आगे गिरी, और फिर सब शांत। उस सन्नाटे में मेरा दिल भी जैसे रुक गया था। मैं उतरा नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने बस इंजन की आवाज सुनी, जो अब भी चल रहा था। हाथ अपने आप कांप रहे थे, और आंखें सामने कुछ भी साफ नहीं देख पा रही थी। उस पल मुझे समझ आ गया था कि कुछ ऐसा हो गया है जिसे पलटा नहीं जा सकता। मैं भाग गया था,
ये शब्द अब मुझसे छुपते नहीं। डर ने मुझे आगे धकेल दिया था, डर बदनामी का, सजा का और उस सच का जो मुझे पूरी तरह तोड़ देता। मैंने पीछे नहीं देखा क्योंकि देखने की हिम्मत नहीं थी। ट्रक आगे बढ़ता रहा और हर मीटर के साथ मैं खुद से दूर होता गया। रात खत्म हो गई, लेकिन वो पल वहीं अटका रह गया। मैंने खुद से कहा कि कुछ नहीं हुआ, कि मैं वहां था ही नहीं। और धीरे धीरे मैंने उस झूठ को सच बना लिया। मैंने सच को दफन कर दिया था, बहुत गहराई में। हर दिन की ड्राइव, हर रात की थकान, सब उसी दफन की मिट्टी बन गई। यादें जब ऊपर आने की कोशिश करती तो मैं उन्हें शराब, काम और चुप्पी से दबा देता। मुझे लगा कि अगर मैं भूल जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच खत्म नहीं होता। वो इंतजार करता है, और जब वो लौटता है तो पूरे हिसाब के साथ। मीरा की आवाज, उसकी परछाई और वो सवाल, सब उसी दफन सच्चाई की दरारें थीं। अब समझ में आने लगा कि मीरा की आत्मा मुझे डराने नहीं आई थी। वो बदला नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में जो दर्द था वो सजा का नहीं, इंतजार का था। वो चाहती थी कि मैं मान लूं, सिर्फ इतना मान लूं कि मैंने भागकर गलत किया, कि मैंने उसे वहीं छोड़ दिया जहां उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। हर बार जब वो मेरे सामने आई, उसने आरोप नहीं लगाया, बस देखा, और वही नजर मुझे अंदर तक चीर देती थी। उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो रात कभी खत्म नहीं हुई। वो अब भी चल रही है मेरे भीतर, हर सांस के साथ। और जब तक मैं उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक वो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। डर अब बाहर नहीं था, वो मेरी यादों में था, मेरे फैसलों में था और मेरी खामोशी में था। पहली बार मैंने खुद से सच कहा, मैं भागा था और अब लौटने का वक्त आ गया है। उस रात ट्रक चलाते हुए मुझे पहली बार लगा कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं है। मैंने दाईं ओर मोड़ना चाहा, लेकिन ट्रक बाईं ओर मुड़ गया। मैंने जोर लगाया, दोनों हाथों से पकड़कर, पर स्टीयरिंग जैसे किसी और की पकड़ में था। दिल जोर से धड़कने लगा और पसीना गर्दन से बहने लगा। सड़क के बोर्ड बदले नहीं थे, फिर भी रास्ता वही बनता जा रहा था, हाईवे नंबर 7 की ओर। मैं बार बार रास्ता बदलने की कोशिश करता, लेकिन हर मोड़ किसी न किसी तरह मुझे उसी दिशा में लौटा देता। ऐसा लगा जैसे सड़क ने मुझे पहचान लिया हो, जैसे वो जानती हो कि मुझे कहाँ ले जाना है। उस खिंचाव में डर था, लेकिन एक अजीब सा अपनापन भी, जो और ज्यादा डराता था। मैंने मोबाइल निकाला, सोचा किसी को कॉल करूं, लेकिन स्क्रीन पर वही तारीख चमक रही थी, वही रात। सिग्नल आते जाते रहे और हर बार नेटवर्क लौटता, स्क्रीन पर पुराने नोटिफिकेशन उभर आते। रेडियो अपने आप चालू हुआ और वही धुन बजने लगी जो उस रात बज रही थी। साइन बोर्ड्स पर वही दूरी, वही नाम, जैसे समय ने पीछे जाना शुरू कर दिया हो। हर संकेत मुझे उसी पल की ओर धकेल रहा था जिससे मैं भागता रहा था। मुझे समझ आने लगा कि ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये एक बुलावा है जिसे मैं अनसुना नहीं कर सकता। जितना मैं विरोध करता, उतना ही रास्ता साफ होता जाता, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। मीरा अब हर जगह दिखने लगी थी, कभी शीशे में जहां उसका चेहरा पल भर को उभरता और गायब हो जाता, कभी खिड़की के बाहर सड़क किनारे खड़ी बिना हिले, कभी आगे हेडलाइट की रोशनी में बस एक परछाई। मैं आंखें झपकाता, सिर हिलाता, लेकिन वो दृश्य मिटते नहीं थे। उसकी नजर में न गुस्सा था, न आरोप, बस इंतजार। ऐसा इंतजार जो समय से बड़ा होता है। मैं समझ गया कि वो मुझे डराने नहीं आई है, वो मुझे रोकने भी नहीं आई। वो बस ये दिखाने आई है कि मैं अब तक कहां कहां से भागता रहा हूं, और हर बार भागते हुए मैं उसी जगह लौट आया हूं। एक मोड़ पर मुझे इंस्पेक्टर राघव फिर दिखा, वही गंभीर चेहरा, वही ठहरी हुई आंखें। उसने जीप से उतरकर मुझे रुकने का इशारा किया। इस बार उसके सवाल नहीं थे, बस एक वाक्य था, कुछ सच कब्र मांगते हैं। उसके शब्द हवा में नहीं घुले, सीधे मेरे भीतर गड़े। उसने कुछ और नहीं कहा, न फाइल दिखाई, न रास्ता रुका, बस देखा जैसे मुझे आखिरी बार तौल रहा हो, फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। मुझे एहसास हुआ कि चेतावनी दी जा चुकी है। अब चुनाव मेरा है, दफन करना या लौटकर सामना करना। मैंने फिर कोशिश की कि ट्रक मोड़ दूं, किसी और सड़क पर निकल जाऊं, लेकिन हर रास्ता बंद हो गया। जो भी दिशा चुनी, वही हाईवे सामने आ खड़ा हुआ। मेरे भीतर का विरोध धीरे धीरे थकने लगा। डर अब चीख नहीं रहा था, बस भारी बैठा था। मैंने गहरी सांस ली
और स्टीयरिंग ढीला छोड़ दिया। ट्रक सीधा चलता रहा, जैसे राहत मिली हो। उस पल मुझे समझ आ गया कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। जो कुछ भी हुआ उससे दूर जाने की कोशिश ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है, और अब पीछे लौटना ही आगे बढ़ना है। मैंने खुद से पहली बार साफ साफ कहा कि मैं उसी जगह लौटूंगा जहां वो रात अधूरी रह गई थी, जहां ब्रेक की आवाज अब भी हवा में अटकी है, जहां सन्नाटा किसी जवाब का इंतजार करता है। ये फैसला डर से नहीं, थकान से आया था। भागते भागते मैं थक चुका था। ट्रक की रफ्तार स्थिर हो गई और मेरे दिल की धड़कन भी। मीरा की परछाई अब डराती नहीं थी, बस साथ चल रही थी। मुझे लगा जैसे वो रास्ता दिखा रही हो। नहीं, रास्ता नहीं, सच। जैसे जैसे हाईवे नंबर 7 पास आता गया, रात और गहरी होती गई, लेकिन भीतर कुछ हल्का भी हुआ। डर अब अंधेरा नहीं रहा, वो एक दरवाजा बन गया था, और उस दरवाजे के पार वही रात खड़ी थी जो कभी खत्म नहीं हुई। मैंने हेडलाइट सीधी रखी, आंखें सामने टिकाईं और मन को शांत किया। जो होना है वही होगा। अब मैं भाग नहीं रहा था, अब मैं लौट रहा था। मैं उसी जगह पहुंच गया जहां सब कुछ टूटा था। सड़क वही थी, वैसी ही काली और ठंडी, जैसे उसने कभी कुछ देखा ही ना हो। हवा में वही भारीपन था और खामोशी इतनी गहरी कि अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने ट्रक रोक दिया। इंजन की आवाज बंद होते ही ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। हेडलाइट की रोशनी उसी जगह पड़ रही थी जहां कभी मैं रुका नहीं था। चारों तरफ वही सन्नाटा था, लेकिन अब वो खाली नहीं लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये जगह मुझे पहचानती हो, जैसे ये मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार डर से ज्यादा थकान महसूस की। फिर मैंने उसे देखा। मीरा सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर न खून था, न दर्द। वो शांत थी, बिल्कुल वैसी जैसे वो ढाबे की उस पहली रात थी। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक ठहराव था। वो डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि बेहद सच्ची, जैसे अब उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। वो बस खड़ी थी और मैं उसे देख रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे भागता नहीं रहा, बल्कि खुद से भागता रहा हूं। मीरा ने कुछ देर कुछ नहीं कहा, और उस चुप्पी में ही सब कुछ कहा जा चुका था। फिर उसने धीरे से बताया कि वो इंतजार कर रही थी, माफी के लिए नहीं, सजा के लिए भी नहीं, बस सच के लिए। उसने कहा कि झूठ और चुप्पी ने उसे नहीं रोका, लेकिन मुझे जरूर रोक दिया। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन आरोप नहीं। जैसे वो समझती हो कि डर इंसान से क्या क्या करवा देता है। मुझे उस पल समझ आया कि मेरी असली सजा पुलिस, जेल या मौत नहीं थी। मेरी सजा हर रात वो डर लेकर जीना था, हर दिन उस सवाल के साथ उठना था जिससे मैं मुंह मोड़ लेता था। अपराध बोध ही मेरी सजा बन चुका था। मेरे गले में अजीब सा बोझ अटक गया। मैंने जमीन की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ, और पहली बार मैंने सब कुछ जोर से कहा। मैंने कहा कि मैं रुका नहीं, मैंने कहा कि मैं डर गया था, मैंने कहा कि मैं भाग गया था। हर शब्द जैसे ही मैंने सच कहा, आसपास का माहौल बदलने लगा। हवा का बोझ हल्का हुआ और सन्नाटे में एक अजीब सी राहत उतर आई। सड़क अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने लंबे समय से बंद खिड़की खोल दी हो। मीरा की परछाई धीरे धीरे हल्की होने लगी, लेकिन उसका चेहरा अब भी साफ था। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में पहली बार शांति दिखी। उस शांति ने मुझे तोड़ा भी और जोड़ा भी। मुझे लगा जैसे कोई लंबा हिसाब पूरा हुआ हो। मैं समझ गया कि ये सामना अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत का अंत है। सच बोलना काफी नहीं होता, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका धीरे धीरे दूर जाना ही सब कुछ कह गया। सड़क अब भी वही थी, रात भी वही थी, लेकिन मैं वही नहीं था। मेरे भीतर कुछ मर चुका था और कुछ जन्म ले चुका था। डर अब मेरा पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी जगह एक खालीपन आ गया था। ऐसा खालीपन जो बताता है कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मैं ट्रक के पास वापस खड़ा था, अकेला, लेकिन ये अकेलापन पहले जैसा नहीं था। मुझे पता था कि जो भी आगे होगा उससे मैं भाग नहीं पाऊंगा। सच का सामना करने के बाद अब कोई रास्ता सीधा नहीं रहता। हाईवे नंबर 7 अब भी मेरे सामने है फैला था, शांत और इंतजार में। मुझे एहसास हुआ कि मेरी कीमत अभी बाकी है और वो सड़क मुझसे उसे लेने वाली है। ये कहानी यहीं नहीं रुकी, ये बस उस मोड़ पर पहुंची है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता।
सच स्वीकार करने के बाद मुझे लगा था कि सब कुछ हल्का हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। डर अब और गहरा हो गया था, जैसे आत्मा अब भी किसी बंधन में फंसी हो। रातें पहले से ज्यादा भारी होने लगीं। आंख बंद करता तो वही सड़क सामने आ जाती, खुली आंखों में भी वही अंधेरा तैरता रहता। ऐसा लगता था जैसे मैंने दरवाजा खोल दिया हो, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकला। भीतर एक बेचैनी पलती रहती जो किसी नाम की मोहताज नहीं थी। मैं चलता फिरता रहा, काम करता रहा, लेकिन मन कहीं टिकता नहीं था। हर खामोशी में कोई हलचल थी, हर सन्नाटे में कोई फुसफुसाहट। मुझे समझ आ गया कि सच बोल देना मुक्ति नहीं होता, कभी कभी वो सजा की शुरुआत भी बन जाता है। मीरा अब पहले जैसी नहीं दिखती थी। जब भी वो सामने आती, उसका आधा चेहरा वैसा ही होता जैसा उस रात के बाद होना चाहिए था, टूटा हुआ, जला हुआ और आंखों में जमी हुई पीड़ा। बाकी आधा चेहरा शांत रहता, जैसे दो अलग अलग सच्चाइयां एक ही शरीर में कैद हों। मैं उसकी तरफ देखना चाहता भी था और नहीं भी। उसकी मौजूदगी अब सुकून नहीं देती थी, बल्कि एक सवाल बन चुकी थी। वो मुझे देखती और कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी खामोशी में एक दबाव था, जैसे वो पूछ रही हो कि अब क्या। हर बार उसका वो आधा चेहरा मुझे याद दिलाता कि कुछ अब भी अधूरा है, और वो अधूरापन मेरी वजह से है। एक रात उसने साफ कहा कि सिर्फ सच मान लेना काफी नहीं है। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं था, बल्कि दृढ़ता थी। उसने कहा कि अगर सच सिर्फ मेरे भीतर बंद रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं। दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि उस रात क्या हुआ था। उसके शब्द मेरे भीतर उतर गए और वहीं अटक गए। मैं समझ गया कि वो मुझसे वो मांग रही है जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूं। बाहर जाना, बोलना, स्वीकार करना, ये सब मेरे लिए उस रात से भी ज्यादा डरावना था। लेकिन उसकी आंखों में अब इंतजार नहीं था, बस एक आखिरी उम्मीद थी। मेरे शरीर ने भी जैसे हार माननी शुरू कर दी। नींद गायब हो गई थी, खाना मुंह में बेस्वाद लगता था, हाथ बिना वजह कांपते रहते और दिल की धड़कन अक्सर बेकाबू हो जाती। आईने में खुद को देखता तो चेहरा पहचाना हुआ नहीं लगता। आंखों के नीचे गहरे साए थे और नजरें हमेशा कहीं और भटकती रहती। मैं डॉक्टर के पास गया, लेकिन वो भी बस थकान कहकर टाल देते। उन्हें क्या पता कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। असली बीमारी शरीर में नहीं, दिमाग में थी, और उसकी कोई दवा नहीं होती। अब तो हालत ये हो गई थी कि मुझे हर जगह सड़क दिखाई देने लगी। कमरे की दीवारें भी किसी हाईवे की तरह लगती और छत पर पड़ती रोशनी हेडलाइट जैसी महसूस होती। आंखें बंद करता तो भी वही मोड़, वही खाई, वही रुक न पाने का एहसास। कई बार तो लगता कि मैं चल ही नहीं रहा, बस उस रात में फंसा हूं जो बार बार खुद को दोहराती है। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे लिए वो एक ही जगह रुका हुआ था। हर दिन उसी रात का नया रूप बन जाता। इसी हालत में एक दिन इंस्पेक्टर राघव फिर सामने आया, न अचानक न शोर के साथ, बस मौजूद। उसने मुझे देखा और वही सवाल पूछा जो मेरे भीतर पहले से गूंज रहा था, क्या मैं मरने से डरता हूं या जीने से? उसके शब्दों ने मुझे हिला दिया। मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। मरने का डर था, लेकिन इस तरह जीने का डर उससे भी बड़ा लगने लगा था। उसने कुछ और नहीं कहा, बस देखता रहा, जैसे जवाब का इंतजार नहीं, समझ का कर रहा हो। उस रात पहली बार मेरे दिमाग में एक ख्याल आया जिससे मैं हमेशा दूर रहा था। अगर सब यहीं खत्म हो जाए तो। ये ख्याल डरावना था, लेकिन अजीब तरह से शांत भी। मैंने खुद को झकझोरकर उस सोच से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बीच पड़ चुका था। मुझे एहसास हुआ कि ये विचार मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी थकान का नतीजा है। माफी से पहले की ये सजा शायद यही थी, खुद के साथ अकेले रहना, हर सच के साथ, बिना किसी पर्दे के। और यही सबसे भयानक था। मैंने तय कर लिया कि अब और नहीं भागूंगा। उस सुबह मैं सीधे थाने पहुंचा। दिल भारी था, लेकिन कदम स्थिर। भीतर घुसते ही कुछ अजीब लगा। वही पुरानी दीवारें, वही बेंच, वही सन्नाटा, लेकिन सब कुछ जैसे मुझसे कट गया हो। मैंने डेस्क की तरफ बढ़कर बोलना चाहा, पर मेरी आवाज खुद मेरे कानों तक नहीं पहुंची। एक सिपाही पास से गुजरा, मुझे छू कर निकला, जैसे मैं वहां था ही नहीं। मैंने उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, हाथ उठाया, पर उसने नजर तक नहीं उठाई। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ
कि मैं जिस जगह जवाब ढूंढने आया हूं वो जगह शायद मुझे स्वीकार ही नहीं कर रही। जैसे कानून की दुनिया में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। मैं फाइलों के कमरे तक गया। धूल जमी अलमारियां, बंद पंखे और पीली रोशनी। मैंने एक पुरानी फाइल देखी, उसी हादसे की। तारीख वही, जगह वही, लेकिन ऊपर लिखा था केस क्लोज्ड, सालों पहले बंद। मेरा सिर घूम गया। जो बोझ में ढोता रहा वो कानून के लिए खत्म हो चुका था। मेरे हाथ कांपने लगे। अगर कानून ने मुझे छोड़ दिया था तो फिर मैं यहां क्यों था? जवाब ढूंढने आया था या खुद को सौंपने? उसी पल मुझे लगा कि न्याय की परिभाषा मेरे हाथों से फिसल रही है और उसकी जगह कुछ और ले रहा है, कुछ जो कागजों में नहीं मिलता। तभी इंस्पेक्टर राघव सामने आया। वही ठहरी हुई आंखें, वही शांत चेहरा। उसने कहा कि कानूनी सजा अब बेमानी है क्योंकि मामला बहुत पहले दफन हो चुका है। उसके शब्दों में कोई राहत नहीं थी, बस एक निर्विकार सच। उसने बताया कि अब फैसला मुझे ही करना होगा। मैं समझ नहीं पाया कि वो किस फैसले की बात कर रहा है। उसने कोई रास्ता नहीं दिखाया, कोई आदेश नहीं दिया, बस मुझे देखा जैसे आईना थाम दिया हो। उस नजर में एक सवाल था जो किसी धारा या धाराओं से नहीं जुड़ा था। वो सवाल मेरे भीतर था और वहीं उत्तर भी। मैं बाहर निकला तो धूप भी फीकी लगी। कदम अपने आप रुक गए। तभी मीरा की आवाज आई, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से। वो कानों में नहीं, छाती में गूंजी। उसने कहा कि सच बोल दिया, अच्छा किया, पर सच को जीना उससे भी मुश्किल होता है। उसकी आवाज में न शिकवा था न आदेश, बस साथ। मुझे समझ आने लगा कि अब वो सामने नहीं आएगी क्योंकि उसे दिखने की जरूरत नहीं रही। वो मेरे भीतर थी, हर सांस के साथ। उसकी मौजूदगी अब डर नहीं थी बल्कि बोझ थी। ऐसा बोझ जिसे उतारने के लिए ताकत नहीं, ईमानदारी चाहिए। इसी बीच मुझे एक और बात साफ दिखी। इंस्पेक्टर राघव बाहर नहीं था, वो कभी था ही नहीं। वो मेरे सवालों का रूप था, मेरी हिचक का स्वर, मेरी सख्ती का चेहरा। जब भी मैं सच से भागा वो सामने आया। जब भी मैंने स्वीकार किया वो चुप रहा। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरा ज़मीर है, कभी सख्त, कभी शांत, लेकिन हमेशा मौजूद। उस समझ के साथ ही डर ने नया रूप लिया। अब ये डर किसी भूत का नहीं था, किसी सड़क का नहीं था। ये डर था अपने ही फैसले का, अपने ही अंत का। अब सवाल ये नहीं रहा कि मैं बचूंगा या नहीं, सवाल ये था कि मैं कैसे खत्म होऊंगा। एक इंसान की तरह या एक गलती की तरह। हर रास्ता किसी न किसी अंत की तरफ जाता दिखा। नींद में भी वही सवाल लौटता, जागते में भी। कानून ने मुझे छोड़ दिया था पर आत्मा ने नहीं। और आत्मा के मुकदमे में तारीखें नहीं होती, सिर्फ फैसले होते हैं। मुझे समझ आ गया कि आगे जो भी होगा वो मेरी जिम्मेदारी होगी। किसी और पर डालने की गुंजाइश अब नहीं थी। मैं देर तक थाने के बाहर बैठा रहा। हवा चली, पत्ते हिले, शहर चलता रहा, लेकिन मेरे भीतर समय रुक गया था। पहली बार लगा कि खत्म होना एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मैं भाग नहीं सकता क्योंकि भागने के लिए जगह नहीं बची। जो बचा है वो है चुनना, सच के साथ खड़ा रहना या उससे मुंह मोड़कर गिर जाना। उस पल मुझे पता था कि जो भी चुनूंगा उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और यही असली कानून था। मैंने आखिरी बार ट्रक की चाबी घुमाई तो इंजन की आवाज कुछ अलग लगी, जैसे वो भी जानता हो कि ये यात्रा लौटने के लिए नहीं है। हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन पकड़ में कोई कसाव नहीं था। भीतर एक अजीब सी शांति थी जो डर से नहीं, थकान से आई थी। मैंने शीशे में खुद को देखा, वही चेहरा, लेकिन अब उस पर सवाल नहीं थे। बाहर रात उतर चुकी थी और हल्की बारिश ने सड़क को चमका दिया था। हेडलाइट की रोशनी में बूंदें टूटती बिखरती रहीं और मैं आगे बढ़ता गया। मुझे पता था कि ये आखिरी ड्राइव है और इस बार कोई मोड़ मुझे वापस नहीं मोड़ेगा। सब कुछ वैसा ही था जैसा उस रात था। वही काली रात, वही बारिश की लकीरें और सामने फैलता हाईवे नंबर 7। जैसे समय ने खुद को दोहराने का फैसला कर लिया हो। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन अकेलापन नहीं। हवा में वही भारीपन था जो पहले डराता था, पर अब बस मौजूद था। हर किलोमीटर के साथ मुझे लग रहा था कि मैं किसी अंत की तरफ नहीं, किसी जवाब की तरफ जा रहा हूं। रेडियो बंद था, मोबाइल खामोश था और दिमाग भी। पहली बार मुझे लगा कि मैं भाग नहीं रहा, मैं चल रहा हूं, सीधे, बिना रुके।
रास्ते में मुझे कई और ट्रक दिखे, सब मेरे जैसे, भारी, धीमे और चुप। लेकिन उनके ड्राइवरों के चेहरे अजीब थे, खाली, भावहीन, जैसे उनमें कुछ बचा ही ना हो। वो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, बस आगे बढ़ते जा रहे थे। एक पल के लिए लगा कि मैं अपने ही भविष्य के टुकड़ों को देख रहा हूं। हर ट्रक मेरे पास से गुजरता और उसके साथ एक ठंडक मेरे भीतर उतर जाती। मुझे समझ आया कि ये सड़क सिर्फ मेरी कहानी नहीं ढोती, यहाँ कई और कहानियां दफन हैं जो कभी पूरी नहीं हुई। केबिन के अंदर मीरा मेरे साथ बैठी थी। इस बार वो डरावनी नहीं थी, न अधूरी। वो शांत थी, बिल्कुल स्थिर। उसकी मौजूदगी अब बोझ नहीं थी, बल्कि साथ थी। उसने मेरी तरफ देखा और कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा कि हर अपराधी को अपनी जगह खुद चुननी होती है। उसके शब्दों में न सजा थी, न दया, बस एक सच्चाई। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। मुझे जवाब की जरूरत भी नहीं थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये यात्रा अकेली नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी मेरी ही है। ट्रक की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। मैंने एक्सीलरेटर नहीं दबाया, फिर भी मीटर ऊपर चढ़ता गया। सड़क पास आती गई, मोड़ तेज होते गए और बारिश की आवाज तेज। दिल की धड़कन अब रफ्तार से मेल खा रही थी। अजीब बात यह थी कि मुझे डर नहीं लग रहा था। न हाथ कांप रहे थे, न सांस अटक रही थी। बस एक गहरी थकान थी, जैसे बहुत देर से उठाया हुआ बोझ अब रखने का समय आ गया हो। स्वीकार की वो थकान जो लड़ने के बाद आती है। मैंने सामने देखा, सड़क सीधी थी और अंधेरा साफ। मीरा की परछाई खिड़की से बाहर फैल गई, जैसे वो रास्ता दिखा रही हो। मुझे लगा कि सब कुछ वहीं लौट रहा है जहां से शुरू हुआ था। कोई सवाल नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक सीधी ड्राइव। इंजन की आवाज स्थिर थी और मेरे भीतर भी कुछ स्थिर हो गया था। इस आखिरी ड्राइव में न पछतावा था, न उम्मीद, बस एक एहसास था कि अब जो भी होगा वो टलने वाला नहीं है। और शायद यही सच्ची आजादी है, डर से नहीं, सच से चलना। मैं उसी जगह पहुंच गया जहां सब कुछ पहली बार टूटा था। सड़क अचानक संकरी हो गई और सामने खाई का अंधेरा खुलकर दिखने लगा। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन जमीन गीली थी, जैसे यादें अभी भी बह रही हों। हेडलाइट की रोशनी खाई के किनारे तक जाती और वहीं रुक जाती। आगे सिर्फ काला खालीपन था। हवा बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि अपनी सांसों की आवाज डराने लगी। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी नहीं की, न तेज की। सब कुछ अपने आप सही जगह पर आकर रुक गया था। मुझे लगा जैसे ये जगह मुझे पहचानती है, जैसे बरसों से मेरा इंतजार कर रही हो। यहाँ कोई सन्नाटा नहीं था, यहाँ एक ठहरी हुई स्वीकृति थी। मीरा ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी, हल्की और सच्ची। उसमें दुख नहीं था, न कोई सवाल। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतारकर चैन की सांस ले रहा हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला और ट्रक से उतर गई। बारिश की नमी में उसका कदम जमीन पर पड़ा, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। वो खाई के किनारे खड़ी हुई और एक पल के लिए पीछे मुड़कर मुझे देखा। उस नजर में विदाई नहीं थी, बस पूरा होना था, जैसे अब कुछ बाकी नहीं रहा। उसकी मौजूदगी अब मुझे खींच नहीं रही थी, बस मुक्त कर रही थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि अब रुक जाओ। ये आदेश नहीं था, ये विनती भी नहीं थी, ये एक सुझाव था जो बहुत देर से दिया जा रहा था। उसके शब्द मेरे भीतर गूंजे, लेकिन दर्द की तरह नहीं। मुझे समझ आ गया कि रुकने का मतलब भागना नहीं है। रुकने का मतलब था और आगे न घसीटना। मैंने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि अब जरूरत नहीं थी। वो जो कहना चाहती थी कह चुकी थी, जो मुझे समझना था समझ चुका था। उस पल मुझे महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते पकड़कर नहीं, छोड़कर पूरे होते हैं। मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, हाथ अपने आप नीचे आ गए, जैसे किसी ने उन्हें मुक्त कर दिया हो। ट्रक सीधा चलता रहा, बिना झटके, बिना शोर। इंजन की आवाज धीमी होती गई, जैसे वो भी थक चुका हो। खाई पास आती गई और मेरे भीतर कोई हलचल नहीं हुई। दिल की धड़कन तेज नहीं हुई, सांस नहीं रुकी, डर कहीं था ही नहीं। सिर्फ एक गहरी शांति थी जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। मुझे लगा कि अब कोई फैसला बाकी नहीं है, सब कुछ तय हो चुका है और मैं बस उसका हिस्सा हूं। ट्रक खाई में गिरा, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, न टक्कर का, न गिरने का। ऐसा लगा जैसे शरीर ने पहले ही खुद को अलग कर लिया हो। आवाजें गायब हो गईं और अंधेरा भी।
सब कुछ एक साथ सफेद हो गया, इतना सफेद कि आंखें बंद करने का मतलब ही नहीं रहा। समय जैसे रुक गया हो या शायद बहना ही भूल गया हो। मुझे अपने वजन का एहसास नहीं था, अपने हाथ पैर का भी नहीं। बस एक हल्कापन था, जैसे कोई बहुत पुरानी गांठ खुल गई हो। उस सफेदी में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन एक एहसास था, न जीत का न हार का, बस अंत का, या शायद किसी और शुरुआत का। मुझे याद नहीं कि आखिरी सांस कब ली, या ली भी या नहीं। ये भी याद नहीं कि गिरने के बाद क्या हुआ। वहां कोई सवाल नहीं था, इसलिए जवाब भी नहीं थे। पहली बार मुझे लगा कि सोचने की जरूरत नहीं है। जो होना था हो चुका है, और जो नहीं होना था वो पीछे छूट गया है। अब मुझे नहीं पता कि मैं मरा या मुक्त हुआ। दोनों में फर्क करना जरूरी भी नहीं लगता। शायद कुछ कहानियां जवाब पर खत्म नहीं होती, एहसास पर खत्म होती हैं। खाई अब सिर्फ एक जगह नहीं रही, वो एक सीमा बन गई थी। उस सीमा के इस पार जो था वो मैं था, टूटा हुआ, थका हुआ। उस पार क्या है ये जानना अब मेरे हाथ में नहीं था, और शायद यही सबसे बड़ा सुकून था। लोगों ने यही कहा कि ट्रक ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। सुबह जब खाई के नीचे टूटा हुआ ट्रक मिला तो कहानी वहीं खत्म मान ली गई। अखबारों में 2 कॉलम की खबर छपी, कुछ दिन चर्चा हुई, फिर सब अपने अपने काम में लग गए। पुलिस ने केस को साधारण माना। वजह लिखी गई मानसिक तनाव और अपराध बोध। किसी ने यह नहीं पूछा कि उस रात सड़क इतनी खामोश क्यों थी, या ट्रक के ब्रेक के निशान आखिरी मोड़ पर क्यों नहीं मिले। मेरी फाइल पर क्लोज्ड की मुहर लग गई, जैसे एक स्टैंप से जिंदगी मिट जाती हो। लोग भूलना चाहते थे, और सिस्टम भूलने के लिए ही बना होता है। लेकिन कुछ कहानियां कागज पर नहीं रुकती। पुलिस ने केस बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास बंद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। खाई से ट्रक निकाला गया, सड़क साफ की गई, और हाईवे नंबर 7 फिर से चलने लायक घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट में लिखा गया कि ड्राइवर अकेला था, कोई और शामिल नहीं था। इंस्पेक्टर का नाम तक फाइल में ठीक से दर्ज नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी पहचान भी धुंधली होती गई। लेकिन सड़क को किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वो सब याद रखती है। हर रफ्तार, हर ब्रेक, हर वो पल जब कोई रुक सकता था और नहीं रुका। हाईवे नंबर 7 फिर से वैसा ही दिखने लगा, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। फिर भी रात में कुछ लोग अब भी एक ट्रक देखते हैं। कहते हैं कि हेडलाइट दूर से आती है, रफ्तार न तेज होती है न धीमी। ट्रक सीधा चलता है, बिना हॉर्न, बिना शोर। जब पास से गुजरता है तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है। कोई ड्राइवर उसके पास रुकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक कभी रुकता नहीं। कुछ कहते हैं कि उसके शीशे में कोई चेहरा दिखता है, कुछ कहते हैं कि केबिन खाली होता है। मैंने सुना है कि वो ट्रक हमेशा उसी समय दिखता है जब रात सबसे गहरी होती है, जैसे सड़क ने अपनी एक परछाई बना ली हो जो कभी दिन में नहीं निकलती। कुछ ड्राइवरों ने बताया कि उस रास्ते पर रेडियो अजीब हरकत करता है। सही चैनल ट्यून होने के बावजूद एक आवाज उभर आती है, बहुत साफ और बहुत ठंडी। वो आवाज किसी गाने की तरह नहीं लगती, किसी ऐलान की तरह भी नहीं। बस एक वाक्य, बार बार, रुको, अभी बहुत कुछ बाकी है। कई लोगों ने रेडियो बंद किया, कुछ ने स्पीड बढ़ाई और कुछ ने रास्ता बदल लिया। लेकिन जिन्होंने वो आवाज सुनी वो कहते हैं कि उसके बाद सड़क पहले जैसी नहीं लगती, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो या उनके भीतर कुछ जग गया हो। वही पुराना ढाबा आज भी खुला है, पीली रोशनी, जंग लगा शेड और वही बूढ़ा ढाबे वाला। लोग कहते हैं कि वो अब भी मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में सवाल नहीं होते। जब कोई हाईवे नंबर 7 के बारे में पूछता है तो वो बस चाय आगे बढ़ा देता है। कुछ ड्राइवरों ने कहा कि वो उन्हें ऐसे देखता है जैसे उनका अतीत जानता हो। उसने कभी किसी को रोका नहीं, कभी किसी को बुलाया नहीं, बस मौजूद रहता है। जैसे कुछ लोगों का काम इंतजार करना होता है और कुछ का याद दिलाना। इंस्पेक्टर राघव के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, न थाने में, न जिले में, न किसी फाइल में। कुछ पुराने सिपाही कहते हैं कि ऐसा कोई इंस्पेक्टर कभी था ही नहीं। कुछ कहते हैं कि वो बहुत पहले रिटायर हो गया, लेकिन किसी के पास उसकी तस्वीर नहीं है, न दस्तखत। जैसे वो कभी एक इंसान नहीं, एक सवाल था, और सवालों की कोई फाइल नहीं बनती। वो बस तब आते हैं जब कोई सच से भागता है, और तब चले जाते हैं जब सच स्वीकार कर लिया जाता है। और अगर ये कहानी तुम पढ़ रहे हो तो समझो, मैं अभी रुका नहीं हूं। हाईवे नंबर 7 आज भी जिंदा है। तो ये थी हमारी आज की कहानी।
एक ऐसी सड़क की कहानी जो सिर्फ रास्ता नहीं है बल्कि हर उस सच का आईना है जिससे इंसान भागता रहता है। हाईवे नंबर 7 आज भी जिंदा है और शायद हर उस रात में सांस लेता है जब कोई अकेला ड्राइवर अंधेरे में आगे बढ़ता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में हल्की सी भी सिहरन पैदा की हो, अगर कहीं न कहीं आपको लगा हो कि ये डर सिर्फ कहानी का नहीं बल्कि हमारे भीतर का भी है, तो समझिए कहानी अपना काम कर गई। ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और मन में उतर जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल खौफनाक शैडो को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी और भी ज्यादा खौफनाक होगी।